हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका अध्याय नंबर 5। तो बच्चों देखिए, हमने अध्याय पूरा 5 कंप्लीट कर लिया है कई भागों के अंदर, और आज हम करने वाले हैं इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न। जल्दी से तैयार हो जाइए और कॉपी पेन निकालिए बच्चों। और हम सबसे पहले देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखते हैं और उसका देखिए निर्देश पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। यानी हमारे पास विकल्प दिए हैं, उन विकल्प में से हमें सही उत्तर को चुनना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए क्या है बच्चों, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो यानी कृषि की जो पद्धतियां बताई थी मैंने, उनमें से एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया जिसमें रोपण नहीं किया जाता, यानी जिसमें पौधे लगाए नहीं जाते, ऐसी कौन सी पद्धति है। देखिए, कॉफी के बागान लगाए जाते हैं, उसके बाद गन्ना के देखिए पौधे रोपे जाते हैं, और देखिए उसके बाद गेहूं के पौधे नहीं लगाए जाते, इसका बीज लगाया जाता है, यानी बीज की बुआई की जाती है। और रबड़ के भी बगीचे लगाए जाते हैं, यानी 3 के तो प्लांट लगाए जाते और 1 के प्लांट यानी पौधे नहीं लगाए जाते। वो क्या है हमारा इसमें उत्तर? गेहूं। तो बच्चों नोट कर लो, इसका उत्तर क्या होगा? गेहूं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सी कृषि की बात करें? सहकारी। और सहकारी कृषि कौन सी होती है बच्चों? जिसमें एक सहकारी संस्था का निर्माण किया जाता है और उस संस्था द्वारा देखिए क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो क्या इसका उत्तर रूस होगा बच्चों? दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या इसका उत्तर डेनमार्क होगा? तीसरे ऑप्शन में देखिए बच्चों क्या भारत होगा? और चौथा आता है इसके अंदर, क्या इसका उत्तर नीदरलैंड होगा? तो बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा देश है? यूरोप का एक देश है और जिसका नाम क्या है? डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप का है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, फूलों की कृषि कहलाती है। तो देखिए यहां हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? फूलों की कृषि। फूलों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक के अंदर तो देखिए क्या लेके जाए जाते थे? सब्जियां, दूध वगैरह, देखिए इनकी लोडिंग होती है। उसके अलावा देखिए दूसरा ऑप्शन आता है कारखाना कृषि। कारखाना कृषि के अंदर देखिए शहरी क्षेत्रों के आसपास की जाने वाली कृषि। और उसके बाद आती है मिश्रित। मिश्रित कृषि का अर्थ सीधा सा होता है बच्चों पशुपालन और फसल उगाना दोनों शामिल होते हैं। और तीसरा आता है पुष्पोत्पादन। तो सीधा सा संबंध है, फूल क्या है? पुष्प, और पुष्प से संबंधित जो कृषि की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? पुष्पोत्पादन कृषि कहा जाता है। इस तरह से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? घ उत्तर हो जाएगा बच्चों। नोट करते चलना मेरे साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और औपनिवेशिक युग की देखिए यदि हम बात करें तो यूरोप ने सबसे ज्यादा उपनिवेश बनाए, और जहां जहां गए और वहीं पर देखिए उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों को चालू किया, यानी ये कह सकते हैं बगीचे लगाए उन्होंने। इसका मतलब बगीचे का नाम आते ही कौन सी कृषि आ जाती है बच्चों? चलो सोचिए, कॉल खोज, अंगूरों उत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। तो देखिए बगीचों के लिए क्या लगाए जाते हैं? पौधे लगाए जाते हैं। इसलिए घ पर कौन सी कृषि हो जाएगी? रोपण कृषि का जन्म किसके कारण हुआ? यूरोप के औपनिवेशिक युग के कारण ही यह कृषि पद्धति डेवलप हुई। और विभिन्न विभिन्न देशों में इन्होंने क्या लगाए? बगीचे लगाए थे, इसके अंदर प्लांट्स लगाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो देखिए यहां बात किसकी कर रहे हैं? विस्तृत। जहां विस्तृत का मतलब मैंने बताया था खेतों का आकार बहुत बड़ा हो और जनसंख्या कम हो, और खेती किससे की जाए? मशीनों से की जाए। और यहां जो खेती करने का मूल उद्देश्य क्या है बच्चों? व्यापार। और दूसरा देखिए किसकी बुआई की जाती है? अनाज। और अनाज के अंदर आता है गेहूं। तो देखिए बच्चों, एक तो आता है अपना ऑप्शन नंबर 1 में, जिसका ऑप्शन है अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी प्रदेश। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ख, अर्जेंटीना के पंपात क्षेत्र।
उसके बाद ग में देखिए यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, और उसके बाद घ में आता है अमेजन बेसिन। तो ये आप देखेंगे ये घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय तीनों घास के मैदान अलग अलग महाद्वीपों के अंदर। और इन घास के मैदानों में जो कृषि की जाती है उस कृषि को हम कहते हैं गेहूं की कृषि। किसकी कृषि की जाती है? गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। और उसके बाद हमारे पास बनता अमेजन बेसिन। अमेजन की यदि बात करें, ये एक नदी है और उस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस नदी को कहा जाता है वर्ल्ड की देखिए सबसे बड़ी नदी है अपवा क्षेत्र की दृष्टि से, और जिसका नाम क्या है? अमेजन नदी। और यहाँ पर तो देखिए विश्वत रेखीय उष्ण कटिबंधीय वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये नदी पाई जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां व्यापारिक कृषि नहीं की जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ, अमेजन बेसिन। अब देखिए बच्चों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बच्चों आपको याद होगा खट्टे रसदार फलों की कृषि के बारे में मैंने बताया भी था, और उस कृषि की एक विशेषता भी बताई थी मैंने कि वहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल प्राय कैसा होता है? शुष्क होता है। याद आया होगा बच्चों आपको। और वहाँ पर एक अंगूर के बारे में भी बताया था, जैतून के बारे में भी बताया था, अंजीर के बारे में भी बताया। कौन सा क्षेत्र हो सकता है वो कृषि का? चलो अभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क, बाजारीय सब्जी कृषि, ख, भूमध्य सागरीय कृषि, ग, रोपण कृषि, और घ में सहकारी कृषि। तो देखिए ये जो कृषि कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में होने वाली कृषि है, और इसी कृषि को कहा जाता है भूमध्य सागरीय कृषि। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृतन दहन कृषि का प्रकार है? कृतन मानी काटना, अंग्रेजी में कहते हैं स्लैश, और दहन का मतलब होता है बर्न। बर्न को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? जलाना। यानी काटने और जलाने की जो प्रोसेस से जो कृषि की जाती है वो कृषि दुनिया की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति, और उस कृषि को हम कहते थे स्थानांतरणशील कृषि। तो बच्चों याद करिए कि यहां कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर क, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन ख, आदिकालीन निर्वाह कृषि। ऑप्शन ग, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ऑप्शन घ, मिश्रित कृषि। तो नाम से ही पता लग रहा है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसका सही उत्तर क्या होगा? आदिकालीन निर्वाह कृषि, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि पद्धतियों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? कौन सी कृषि पूछी गई है? एकल कृषि। तो यहां देखिए क में दे रखा है डेयरी कृषि, ख में देखिए मिश्रित कृषि, और ग में दे रखा है रोपण कृषि, और घ में दे रखा है वाणिज्य अनाज कृषि। यदि हम बात करें वाणिज्य अनाज में तो एक फसल बोई जाती है प्रमुख रूप से, कौन सी है? गेहूं। रोपण कृषि के अंदर देखिए क्या लगाए जाते? एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते। डेयरी में देखिए एक ही कार्य होता है, कौन सा कार्य? पशुपालन। अब बच गया मिश्रित। मिश्रित कृषि में देखिए फसल और साथ में क्या करते हैं हम? पशुपालन। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? मिश्रित कृषि। अब आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न के ऊपर, और उस प्रश्न पे आने से पहले देखिए हम पढ़ते हैं निर्देश, और निर्देशों में दिया हुआ होता है कि कितने शब्दों में उत्तर देना है। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। यानी दूसरे प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं अपनी पाठ्यपुस्तक में, और शब्द सीमा कितनी है यहाँ पर? 30। तो पहला प्रश्न देखिए यहां पर देखते हैं, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। अब देखिए आपको सोच के बताना है कि इस कृषि का भविष्य अच्छा क्यों नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस कृषि के अंदर देखिए कृतन एवं दहन कृषि थी ये हमारी, जिसके अंदर काटा जाता था जंगलों को, फिर जलाया जाता था, कुछ समय तक कृषि करते, जब उसकी उर्वरकता यानी उत्पादकता खत्म हो जाती उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और आज ये कृषि
के ऊपर देखिए संकट है, क्योंकि इसका भविष्य अच्छा नहीं है। तो देखिए आपको उत्तर लिखना इस तरह से है। सबसे पहले लिखिए बच्चों उत्तर, उसके बाद लिखिए स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि जिन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, वर्तमान समय में उन देशों का कृषि प्रारूप परिवर्तित होता जा रहा है। इन देशों में वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। इसी कारण स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। इस तरह से बच्चों आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? आप भी जानते हैं शहरों के आसपास देखिए जो कृषि की जाती है वो बाजारीय कृषि होती है एक तरह से, क्योंकि सब्जी और फल और इसके अलावा देखिए दूध, ये खराब होने वाली वस्तुएं हैं। अगर इनको शहर से दूर बोया जाए तो शहर तक लाने में परिवहन और परिवहन के कारण देखिए एक समय का गैप आ जाता है, जिनके कारण ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। इसलिए ये कृषि कहाँ पर की जाती है? नगरों के आसपास ये कृषि की जाती है। उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों, देखिए उत्तर बाजारीय सब्जी कृषि में मुख्यतः सब्जियां, फल, पुष्प उगाए जाते हैं। ये जल्दी खराब होने वाले होती हैं, इसलिए इन्हें कम समय में उपभोक्ता यानी बाजार तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है। अतः बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। इनकी मुख्य खपत समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में होती है, क्योंकि इनकी सर्वाधिक मांग भी कहाँ होती है? नगरीय क्षेत्रों के आसपास ही होती है। अब देखिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका? दो चीजें हैं। जो ठंडा करने वाली जो मशीनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्रशीतक। और उसके बाद देखिए परिवहन के साधन, क्योंकि डेयरी उद्योग के अंदर मूल रूप से देखिए दूध और दूध से बने हुए उत्पाद होते हैं और ये अतिशीघ्र खराब हो जाते हैं यदि इनको देखिए सही ढंग से संरक्षित रख रखाव नहीं किया जाए, क्योंकि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए ये उद्योग डेवलप नहीं हुआ। आज हमारे पास इस क्षेत्र में क्या आ गई है? तकनीकी आ गई है, और जिसके कारण आज हम इसका कुछ समय के लिए भंडारण कर सकते हैं। तो उत्तर बच्चों कैसे लिखना है? यहाँ उत्तर, और उसके बाद देखिए डेयरी कृषि के अंतर्गत उत्पादित किए जाने वाले पदार्थ यदि उपभोक्ता तक शीघ्रता से न पहुंचाए जाएं तो वे शीघ्र खराब हो जाते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधनों तथा प्रशीतकों के उपयोग से डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक संरक्षित कर लंबी दूरियों तक भेजा जा सकता है, क्योंकि आजकल हम क्या कर सकते हैं? इन्हें संरक्षित कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से देखिए ये क्या था? हमारा तीसरा प्रश्न था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगले प्रश्न में देखिए हमारे पहले निर्देश हैं, उन निर्देशों को पढ़ते। तीसरे प्रकार के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दें। शब्द सीमा कितनी कर दी? 150। और इसी तरह के हमारे 3 प्रश्न चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर। बहुविकल्प 30 शब्द और 150 शब्द। 150 शब्दों में देखिए हमारे पास जो पहला प्रश्न है, चलवासी पशु चारण। दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। तो बच्चों जब अंतर की बात आती है तो हमें एक सारणी बनाकर अंतर करना चाहिए दोनों को लिखकर। तो देखिए इस तरह से हम उत्तर लिखें और उसके बाद देखिए हम एक सारणी बनाएं। सारणी में एक जगह तो आपको लिखना होगा चलवासी पशुचारण और दूसरी जगह लिखना होगा वाणिज्य पशुधन पालन, और इनमें कुछ क्रम दिए जाते हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं? अंतर करते हैं। अंतर करना हो, तुलना करना हो और या देखिए वर्गीकरण करना हो तो इस तरह से हम क्या बना लेते हैं? एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 देखिए दोनों में क्या अंतर है। चलवासी पशुचारण अविकसित देशों तक ही सीमित है। कौन से क्षेत्रों में? अविकसित। वाणिज्य पशुधन पालन मुख्य रूप से विकसित देशों में प्रचलित है। दूसरा देखिए अंतर, चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक चारे तथा जल की खोज में
एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते, चारे और पानी की तलाश में। इसमें देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। यानी ये स्थान विशेष पर होते हैं। ये घुमंतु जीवन, चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। अगला देखिए बच्चों, तीसरा अंतर, चलवासी पशु चारण की पद्धति में पशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेते, यानी यहाँ चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, तथा बड़े होते हैं तथा उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है, क्योंकि प्रकृति की गोद में ही ये पशु अपने आप को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, वाणिज्य पशुधन में पशुओं की वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है। किसके अनुसार? वैज्ञानिक, तथा उनकी विशेष देखभाल भी की जाती है। तो बच्चों कितने अंतर हो गए हमारे? 3। लेकिन 150 शब्दों में लिखना है तो हम और अंतर देखते हैं इसके अंदर। चौथा अंतर देखिए, चलवासी पशु चारक एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, यानी यहाँ अलग अलग प्रकार के पशुओं को साथ में रखा जाता है, भेड़, बकरी, गायें, इस तरह से। लेकिन व्यापारिक अथवा वाणिज्य पशुपालक उसी विशेष पशु को पालता है जिसके लिए क्षेत्र अत्यंत अनुकूल होता है। यहाँ पर किसी एक विशेष प्रकार के पशु को, जैसे घोड़ों को रखा जाए तो घोड़े ही रखते हैं, गायों को रखा जाए तो गायों को ही रखा जाता है। अगला देखिए, पांचवा अंतर देखते हैं, चलवासी पशु चारण एक जीवन निर्वाह पद्धति है। ये देखिए, पशु क्यों पालते हैं? जीवन जीने के लिए, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है। क्योंकि यहाँ कृषि की जा रही है जो पशुपालक के रूप में, वो किस रूप में है? जीवन जीने के लिए। दूसरा देखिए, वाणिज्य पशुधन के अंदर यदि हम बात करते हैं, पालन में दूध, मांस, ऊन, खालों आदि का उत्पादन होता है, जिनका अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता है। तो यानी सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर जीवन जीने के लिए कृषि की गई है और यहाँ पर जो कृषि की गई है व्यापारिक उद्देश्य से कृषि की गई है। इस तरह से देखिए, हमने अंतर देखे, कुछ अंतर और देखते हैं। और देखिए, यहाँ पर आता है नंबर 6 पर, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो मुख्यतः मानवीय श्रम प्रधान होता है। क्योंकि मानव श्रम यहाँ पर क्या है? मशीनें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल एक ही चीज है, मानव का श्रम। उसके बाद देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला एक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है ये? इसके अंदर देखिए, पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पशुओं को पालने के लिए पूंजी की आवश्यकता, पहले उन्हें खरीदा जाता, फिर वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी, ये श्रम प्रधान, ये पूंजी प्रधान। अगला अंतर देखिए, 7वां देखते हैं, प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका। ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये देखिए। दूसरा इसके अंदर जो क्षेत्र है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। तीसरा जो क्षेत्र देखिए इसके अंदर आता है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। यहां पर देखिए चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है। लेकिन वाणिज्य पशुधन की यदि हम बात करें, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। यानी ये विकसित देशों में और ये विशेषकर कौन से देशों में? अविकसित देशों में। इस तरह से बच्चों हम एक सारणी बनाकर क्या कर सकते हैं? दोनों में अंतर कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आता है देखिए हमारा, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए। एक तो हमें क्या करना है इस प्रश्न में? विशेषताएं बतलानी है। कौन सी कृषि की? रोपण की। भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख रोपण फसलों के नाम भी बताइए। तो यहां फसल का नाम और उसके आगे देश का नाम हमें लिखना है। इस तरह से देखिए ये कृषि के पद्धति का हमें क्या देना है? उत्तर देना है। सबसे पहले विशेषताएं और फिर फसलों के नाम और फिर उसके बाद देश। इस तरह से देखिए उत्तर लिखते हैं। यह विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों
का औपनिवेशीकरण करके कृषि के कुछ अन्य रूपों यथा रोपण कृषि की शुरुआत की। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण कृषि का विकास किया। तो सबसे ज़्यादा यदि इस कृषि की बात करें तो कहाँ पर फली फूली रोपण कृषि? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर। तो इस तरह से देखिए, अब हम इसकी एक एक विशेषताएं देखेंगे, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले नंबर पर देखिए जो विशेषता दी है, रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फार्मों पर की जाती है। यानी आकार कैसा होता है? खेत का आकार बड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फार्म कहते हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता देखिए, इस कृषि प्रणाली में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि जब देखिए यहाँ पर जो फसल जो बुआई होती है उसके लिए पूंजी अत्यधिक चाहिए। उसके साथ साथ देखिए जो पौधे लगाने हैं वो पौधे भी वैज्ञानिक ढंग से हो, क्रमबद्ध रूप से लगें, फिर उनकी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। बाद में देखिए तीसरी विशेषता, यह एक फसली कृषि है, क्योंकि यहाँ एक ही प्रकार के बगीचे लगाए जाते हैं। यदि केला है तो केला ही होगा, गन्ना है तो गन्ना ही, और चाय है तो चाय के ही बगीचे होंगे। मिक्सअप नहीं होती हैं इसमें, जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। तो कितनी विशेषताएं होगी बच्चों? 3। और अगली विशेषता देखिए, अब हम इसमें पढ़ते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। ये श्रमिक स्थानीय होते हैं। स्थानीय का मतलब होता है आसपास के ही श्रमिक होते हैं। और कैसे होने चाहिए? कार्य करने में कुशल होने चाहिए। आगे देखिए, रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में यातायात सुविधाएं विकसित अवस्था में मिलती हैं, जिसके द्वारा बागान तथा बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। तो बच्चों एक अगली विशेषता और है, क्योंकि ये परिवहन मार्ग बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ से जिस चीज़ का उत्पादन होता है उसे कहाँ पहुँचाना पड़ता है? बाजार के अंदर। और अब देखिए इनकी विशेषताओं के बाद अगली विशेषताओं को और देखते हैं। यह कृषि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से की जाती है। कौन से क्षेत्र में की जाती है? उष्ण कटिबंधीय, और जहां क्या होती हो? आर्द्रता ज्यादा हो, अर्थात वर्षा अधिक होती हो। सातवीं विशेषता देखिए, यह वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन कृषि है। सीधा सा है, यह कृषि का जो उद्देश्य क्या है? लाभ प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद विभिन्न देशों में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख रोपण फसलें, उन फसलों को देखिए, हम क्रम से देखेंगे कौन से देश में कौन सी फसल। विश्व के विभिन्न देशों में निम्नलिखित रोपण फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती हैं। वो देखिए क्रम से हम सबसे पहले देखते हैं रबड़। रबड़ में देखिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरह, रबड़, इसकी कृषि मलेशिया, इंडोनेशिया में की जाती है। कौन कौन से देश हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया। कहाँ के देश हैं दोनों? एशिया महाद्वीप के हैं। अगला देखिए कोको। कोको की कृषि के लिए देखिए इस तरह से लिखें, इसकी कृषि पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। कहाँ के देशों में की जाती है? पश्चिमी अफ्रीका के देशों में की जाती है। नंबर 3 पर देखिए कहवा, जिसे हम कॉफी भी कहते हैं, इसकी कृषि ब्राजील में की जाती है। और ब्राजील में बच्चों आपको याद होगा कहवा के जो बगीचे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसका चित्र भी दिखाया था। क्या कहा जाता है बच्चों? फेजेंडा कहा जाता है उनको। अगला देखिए चाय। चाय के अंदर देखिए इसकी कृषि भारत तथा श्रीलंका में की जाती है। तो चाय की कृषि भारत और श्रीलंका में की जाती है। और देखिए बहुत सारी, गन्ना। गन्ना देखिए इसकी कृषि क्यूबा तथा जावा में की जाती है। क्यूबा कहाँ का देश है? ये देखिए पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर स्थित एक देश, और इसी देश को गन्ने की कृषि के कारण या गन्ने के उत्पादन के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? क्यूबा। और दूसरा देखिए इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? जावा। और जो जावा द्वीप पर काली मिट्टी पाई जाती है, उस काली मिट्टी के अंदर किसकी कृषि की जाती है? गन्ना की कृषि की जाती है। एक पश्चिमी द्वीप है तो एक पूर्व का द्वीप है, दोनों अलग अलग दिशाओं में, लेकिन कृषि कैसी होती है दोनों में? गन्ने की कृषि की जाती है। उसके बाद देखिए नारियल, इसकी कृषि फिलीपाइंस द्वीप समूह में की जाती है। अब ये फिलीपाइंस द्वीप की बात करें, ये भी एशिया का ही एक द्वीप है। उसके बाद देखिए केला,
इसकी कृषि पश्चिमी द्वीप समूह में की जाती है। तो इसकी कृषि भी कहाँ की जाती है बच्चों? पश्चिमी द्वीप समूह, यानी ये क्यूबा वाला जो क्षेत्र था ये ही क्या है? पश्चिमी द्वीप। यहाँ पर किसकी कृषि की जाती है? केला। मैंने इसका चित्र भी बनाया था पश्चिमी द्वीप समूह के ऊपर केला के बागान लगाते हुए श्रमिकों का। इस तरह से देखिए हमारा जो अभ्यास प्रश्न है वो क्या हो जाते हैं बच्चों? समाप्त हो जाते हैं। और आप इन प्रश्नों को देखिए, उत्तरों को बहुत अच्छे से पढ़ना और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट भी करना बच्चों, और फिर इन्हें स्मरण भी करना आप। तो इस तरह से आप अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हो। अब अगला अध्याय लेकर फिर आऊंगा, तब तक के लिए बच्चों सबको एक बार पुनः नमस्कार। धन्यवाद बच्चों।